हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो चैप्टर नंबर अपना 7 चल रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसके 2 वीडियो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक में अपन ने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा था और दूसरे में अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक के दोनों वीडियो के आधार पर अपन इतना निर्धारण कर चुके हैं कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैज्ञानिकों के सामने लक्ष्य ये था कि उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसके लिए सन 1820 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिक हुए थे, बायोट और सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया, एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संख्यात्मक मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे अपन बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। अभी तक अपन चैप्टर नंबर 6 तक के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बायो सावर्ट का नियम। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बायो सावर्ट का जो नियम है वो चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के कारण उसके पास में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालने के काम आता है। इतना निर्धारण अपने को करना है। क्लियर है? चलिए अब अपन लेते हैं, अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अगर ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो ये पूरी यूनिट है वो इसी नियम के ऊपर आधारित है। बार बार आप लोगों को बायो सावर्ट नियम का नाम है वो सुनने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास एक कोई चालक तार है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास कोई एक चालक तार है, ठीक है। आगे भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर भी ये जा रहा है, और इस चालक तार के अंदर ऊपर की तरफ एक विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो आप जानते हैं कि इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसके प्रवाह की केवल 2 ही दिशाएं हो सकती हैं, या तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है या नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। और इस वायर को आप कैसे भी रख सकते हैं, करंट की 2 ही डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे मैं इस पेन की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, उसी तरीके से तार की स्थितियां भी बदल सकती हैं। लेकिन अभी अपन इसका प्रारंभिक पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से अपन ने तार रखा हुआ है और इसके अंदर I करंट है वो फ्लो हो रहा है। अब जैसा कि ओरस्टेड ने बताया कि इसके पास में यदि आप कोई चुंबक की सुई रखेंगे तो वो विक्षेपित हो जाएगी, जिससे रिजल्ट निकलता है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब मान लीजिए कि इस चालक तार के कारण इसके अंदर जो विद्युत धारा बह रही है वो इसके हर एक अल्पांश से, हर एक छोटे हिस्से से होकर के गुजर रही है, और हर एक छोटे हिस्से के कारण यहाँ पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि आप चुंबक को, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ये पेन है, इस पेन के केवल इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप चाहे इसके कहीं पर भी किसी भी दिशा में आप चुंबकीय सुई रखेंगे, वो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, यानी इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अभी के लिए अपन पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं P है। इस P पॉइंट के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस पूरे तार के कारण उत्पन्न होगा। इस पूरे तार में विद्युत धारा बह रही है, तो इस पूरे तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अपन क्या करते हैं, जैसा कि अपन ने समाकलन में या गणित में अपन ने पढ़ा है कि इसका एक अपन छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, छोटा सा लंबाई का टुकड़ा ले लेते हैं, और इसको अपन कह देते हैं dl। और इस dl टुकड़े से ये जो आपका P पॉइंट है, इस P पॉइंट की जो दूरी यहाँ पे ली गई है वो मान लीजिए स्मॉल r है। तो इस dl लंबाई अल्पांश से r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट P है। अब ये दूरी r है वो अलग अलग हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ये पॉइंट P है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यानी अभी के लिए मैं केवल इस वायर के दाहिनी तरफ राइट साइड के अंदर ये पॉइंट लेके चल रहा हूँ। ये पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ये पॉइंट इसके ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। उन सभी स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी अपन पर्टिकुलर इस एक पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो सर इस पॉइंट की स्थिति है वो 2 बातों पे निर्धारित करती है, एक इस dl लंबाई अल्पांश के साथ दूरी, और दूसरा इस लंबाई अल्पांश के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा।
अब देखिए कोण अपने को कहाँ से नापना है। ये जो अपन दूरी ले रहे हैं वो सीधी दूरी है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो डायरेक्शन आगे की तरफ जा रही है इसका मैं यूनिट वेक्टर कह देता हूँ कि इसका जो एकांक सदिश है वो आर कैप है, जो इसकी दिशा को निर्धारित कर रहा है। और ये जो डीएल है ये लंबाई अल्पांश है, तो इसका भी डायरेक्शन होगी। अब आप मुझे बताइए कि इस लंबाई अल्पांश की डायरेक्शन किस तरफ होगी। जब आपने इस चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है तो टुकड़े के ऊपर आप जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा तो आप या तो ऊपर की तरफ खींच सकते हैं या नीचे की तरफ मुंह करके खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, इस लंबाई अल्पांश की दो दिशाएं हो सकती है, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो सर अपने को कौन सी डायरेक्शन लेनी है? तो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन जा रही है, यदि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आप ऊपर लेंगे, और यदि करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपन नीचे की तरफ लेंगे। तो अभी अपना करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये डीएल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ हो गया। ये जो मेरे पेन की पोजीशन है वो डीएल वेक्टर हो गया। तो डीएल वेक्टर और ये जो आर कैप है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी आपके इस पी पॉइंट की पोजीशन को बदल रहा है। जैसे जैसे आर कैप इसके नज़दीक होगा एंगल कम होता जाएगा। ये आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अगर दूसरी तरफ होती जाएगी तो यहाँ पे एंगल है वो बढ़ता जाएगा। यानी आपको डीएल वेक्टर की और इस आर वेक्टर की कह सकते हैं। और आर वेक्टर का यदि आप परिमाण यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर आर कैप कह दीजिए। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो इसकी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। तो अभी के लिए मैं कह देता हूँ कि ये जो पोजीशन है उसमें यहाँ पे जो एंगल है दैट इज थीटा। क्लियर है? तो अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस चालक तार के कारण हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो पॉइंट इसके दाहिने तरफ हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हो, हर एक पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए अलग से नियम दिए गए हैं जिन्हें अपन अगले वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना पढ़ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की है वो केवल दो ही दिशाएं हो सकती हैं, या तो इस कागज के पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ये जो मेरा पेन की डायरेक्शन जो इस पेन पृष्ठ के अंदर की तरफ है, और या फिर करंट की जो डायरेक्शन है वो इसके बाहर की तरफ हो, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो सकती है। ध्यान देना मेरी बात को। चुंबकीय क्षेत्र की केवल यहाँ पर दो ही दिशाएं हो सकती हैं, एक पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ एंटर करेगी, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, कौन सी दिशा में, इसके राइट हैंड साइड में किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में किधर होगा, उन सब की चर्चा अपन आगे के नियम में करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ इस पोजीशन में, यानी इस वायर के ये जो दाहिनी दिशा है इधर किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर होगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में निकालना चाहेंगे तो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। आगे अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो तल के लंबवत अंदर की तरफ है उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए क्रॉस लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी आप क्रॉस देखेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ ली गई है, और जहाँ कहीं भी आप डॉट देखेंगे, इस तरीके से डॉट पढ़ेंगे, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। अभी के लिए आपको ये दो बातें समझनी है, क्रॉस पृष्ठ के लंबवत अंदर, डॉट बाहर की तरफ। क्लियर है? चलिए, अब होता क्या है कि यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। अभी मुझे दिशा नहीं निकालनी है, केवल संख्यात्मक मान निकालना है। तो ये जो डीएल लंबाई है, इस डीएल लंबाई यानी छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे अपन बी से प्रदर्शित करते हैं। बी संकेत काम में लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और ये बी है, ये तो इस पूरे तार के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। आप तो लंबाई अल्पांश की वजह से ले रहे हो तो यहाँ पे अपन लिख देंगे डी बी। और आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी अपन वेक्टर लगा देंगे। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको दिशा भी मैंने यहाँ पे दर्शा रखी है, पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ होती है। क्यों होती है, क्या नियम लगाए जाते हैं, वो चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपन ये देखते हैं कि बायो सावर्ट ने क्या बताया था। तो बायो सावर्ट ये कहता है
मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, इसका अपन स्टेटमेंट भी लिखेंगे, इस डायग्राम के द्वारा आपको समझना है। बायो-सावर्ट ये कहता है कि किसी चालक तार में यदि I धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास में किसी भी बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र उस विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पॉइंट आपने फिक्स कर लिया। इस पॉइंट के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, इस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई का टुकड़ा आप छोटा लेंगे तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और यदि इस चालक तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दो बातें। तीसरी बात, आपने पढ़ा है कि चालक तार से दूर जाने पर सुई में विक्षेप कम आता है। इसका मतलब तो सिंपल हो गया कि सर दूरी के साथ घटेगा, और घटने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे पहले चैप्टर में आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार से इस बिंदु पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो जिस पॉइंट से आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो पहला तथ्य करंट की वैल्यू, दूसरा उसकी लंबाई, तीसरा दूरी का वर्ग हो गया। और अब एक चौथा पॉइंट और आ रहा है। कैसे? आपने पढ़ा है कि इस पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो थीटा भी निर्धारित करता है। तो ये जो डीएल वेक्टर है और ये जो आर कैप है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका ज्या कोण होता है, ज्या अनुपात होता है। ज्या मतलब साइन थीटा का जो अनुपात होता है, यानी डीएल वेक्टर के और आर कैप के बीच में जो एंगल बनेगा उसको साइन के साथ में लगाएंगे, उसके समानुपाती इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ें अपन ने अभी समझ ली हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट को आप जब दोबारा समझेंगे तो ये नियम है वो आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इस नियम का जो स्टेटमेंट है उसको स्टार्ट किया है। तो प्रारंभ में अपने को लिखना होगा कि किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण, अपन केवल इस डीएल वेक्टर की कहानी पढ़ रहे हैं, डीएल वेक्टर के कारण निर्वात या वायु में, देखिए इस चालक तार के चारों तरफ का जो माध्यम है वो निर्वात होना चाहिए या फिर वायु होनी चाहिए। उसी स्थिति के लिए अपन पढ़ रहे हैं। यदि इसके चारों तरफ का माध्यम बदलता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता, उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन आइडियल स्थिति, आदर्श स्थिति निर्वात के लिए ले रहे हैं। तो निर्वात में किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डीबी वेक्टर क्यों कहा? क्योंकि आपने लंबाई अल्पांश डीएल वेक्टर लिया है। तो डीबी वेक्टर का जो मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहले अपन एक एक बात को लिखते हैं और आफ्टर दैट इन सबको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक तार में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। देखिए आई है वो अदिश राशि है, उसकी दिशा नहीं है, तो आप यहाँ पे डी बी वेक्टर नहीं लिख सकते। यदि आप यहाँ पे डी बी वेक्टर लेते हैं तो आपको उसका वेक्टर हटाना होगा, और वेक्टर हटाने के लिए उसके पास मोड लगाना होगा, दो खड़ी लाइनें लिखनी होगी। जो खड़ी लाइनें हैं वो केवल उसके संख्यात्मक परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। तो यदि आप डी बी प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं तो भी सही है, और यदि आप डी बी के ऊपर वेक्टर लगाते हैं दैट टाइम आपको इसके बाहर मोड लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर इसके बाहर मोड लगा देता हूँ और ये वेक्टर लगा देता हूँ ताकि अपना कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, उसकी दिशा भी होगी, लेकिन अभी के लिए अपन केवल उसके संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कॉपी को ऊपर कर लेता हूँ। दूसरा जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट, उसको भी लिखते हैं। तो दूसरा इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक है वो अपन ने लिखा है कि चालक के अल्पांश की लंबाई, जो आपने अल्पांश यहाँ पे लिया है उसकी लंबाई, केवल उसकी लंबाई, उसका वेक्टर नहीं लेना है, उसका वेक्टर है वो तो थीटा को प्रभावित करेगा। तो डी बी डी एल आपने लिया है, डी एल का वेक्टर यदि आप लगाओगे तो आपको इसके बाहर मोड लिखना पड़ेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस लंबाई अल्पांश के डी एल वेक्टर के समानुपाती होता है।
तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इसको भी अपन वही db वेक्टर का मोड लिखेंगे और दिस इज इक्वल्स टू dl वेक्टर का मोड लगा देंगे और यहाँ पे समानुपाती का निशान लगा देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अल्पांश सदिश यानी dl वेक्टर एवं जो प्रेक्षण बिंदु आप ले रहे हैं एवं प्रेक्षण बिंदु P का दूरी, प्रेक्षण बिंदु P का दूरी सदिश, इसको क्या लिखेंगे अपन, r वेक्टर। इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है, बनने वाले कोण थीटा के ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती। क्लियर है? यहाँ तक छोड़ देता हूँ मैं। तो इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूँगा, इसको भी अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि ये जो आपका db वेक्टर का जो मोड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर हो जाता है? 3 फैक्टर हो गए, लास्ट फैक्टर है इसका, चौथा फैक्टर है। हालांकि मीडियम जो है इस चालक तार के चारों तरफ का माध्यम है वो भी इसे प्रभावित करता है, लेकिन अभी अपन निर्वात की स्थिति की बात कर रहे हैं। चौथा क्या हो जाएगा, दूरी की कहानी और लिख लेते हैं। तो उसमें लिखेंगे कि जो आपका अल्पांश आपने लिया है, अल्पांश के जो मध्य बिंदु है, अल्पांश का जो मध्य बिंदु है, अल्पांश के मध्य बिंदु से जो प्रेक्षण बिंदु आप ले रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको लिख दीजिए, db वेक्टर का मोड है दैट इज प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। तो 1/r² के तो समानुपाती है और केवल r² जो कि बटा में है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इस तरीके से ये इसके 4 फैक्टर हैं जो इस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को प्रभावित करते हैं। तो अब अपन इन सब का कंक्लूजन लिख लेते हैं, एक जगह सारांश लिख लेते हैं, इन सब को एक साथ कंक्लूड कर लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखना चाहिए, अतः परिणामी वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो db वेक्टर का मोड है, अभी अपन दिशा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मोड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सर i के समानुपाती है, उसके बाद में जो dl वेक्टर का मोड आपने लिया है उसके समानुपाती है, उसके बाद में आपने साइन थीटा लिया है उनके समानुपाती है, और उसके बाद में जो दूरी का वर्ग आपने लिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर जब कभी भी फिजिक्स में समानुपाती निशान को हटाया जाता है तो वहाँ पर उसकी जगह एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो काम में आएगी। तो अभी के लिए मैं इसको वापस db वेक्टर का मोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आगे क्या चल रहा है पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, i है, dl वेक्टर का मोड है, साइन थीटा है और बटा में r² है। यहाँ पे जो कांस्टेंट राशि आ जाएगी वो आएगी μ0/4π। क्या आएगा, μ0/4π। तो इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। अब बात, ये इसका केवल संख्यात्मक मान है, अब बात करनी है अपने को इसके सदिश रूप की, इसका वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा। अभी अपन चर्चा करेंगे कि ये समानुपाती नियतांक है वो क्या है, किसको प्रदर्शित करता है, इन सब की बात करेंगे, लेकिन अभी अपन इसका वेक्टर फॉर्म है
उसको और लिख लेते हैं। तो जैसे ही अपन इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कि सर डी बी वैक्टर अपन लिखेंगे, मोड हटा दिया, इसका मतलब इसके साथ में दिशा भी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट राशि है, आई है। अब मुझे ये बताएं कि dl है वो तो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। साइन थीटा आपके पास है तो आप dl लिख दें, साइन थीटा लिख दें, और उसके साथ में इसकी दिशा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को आर कैप लिखना पड़ेगा। इसकी दिशा बताने के लिए आर कैप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आई लिखा, ये dl वेक्टर यहाँ पे जो था वो लिख दिया। अब साइन थीटा हटाएंगे तो सदिश गुणनफल होता है, लेकिन गुणनफल में यहाँ पे तो कोई प्रभावित करने वाला कारक है ही नहीं। तो जब मेरे पास कारक नहीं है तो इसके साथ में एकांक सदिश तो लिख सकता हूँ मैं। ये जो आर कैप है वो केवल दिशा को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, इसका संख्यात्मक मान तो 1 है, ये तो यूनिट वेक्टर है। तो गुणनफल में इस डीएल वेक्टर के साथ में जब आर कैप का आप सदिश गुणनफल करोगे तो संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल दिशा का निर्धारण हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये क्रॉस है वो इस साइन थीटा की जगह ले लेगा और आपके पास बटा में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, इजी है, सिंपल है। और यदि आप यहाँ पर क्रॉस हटाएंगे तो ये आर कैप इसके साथ छोड़ दीजिए और साइन थीटा रख दीजिए। क्रॉस हटाने पर साइन थीटा आता है, और आर कैप है वो तो यूनिट वेक्टर है, वो तो दिशा का निर्धारण कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर साइन थीटा लिखने पर इस आर कैप को भी हटा देना है, क्योंकि आर कैप की संख्यात्मक वैल्यू तो 1 ही है। अब इसका सदिश रूप में आप आगे और जाइए। ये जो आर कैप है इसको यदि मैं आर के परिमाण से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से, केवल आर से, तो सिंपल अकेले तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा, आई मेरे पास पहले से चल रहा है, डीएल वेक्टर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, क्रॉस लगा दिया, और इस आर वेक्टर कैप को मैं वेक्टर में बदल देता हूँ, क्योंकि आर कैप को जब आप इसके परिमाण से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सदिश राशि बन जाएगी, और अकेले ऊपर तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो ये हो जाता है इसका सदिश रूप। बायो सावर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म है वो ये बन जाती है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यदि 1 नंबर का केवल बायो सावर्ट नियम लिखना आता है तो आपको ऊपर के पहले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। और यदि इसमें केवल 1 नंबर का प्रश्न आता है कि बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए, केवल वेक्टर फॉर्म लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ऊपर से लेकर के यहाँ तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल एग्जामिनर को ये रिजल्ट चाहिए, ये लास्ट वाली 1 लाइन चाहिए। तो अगर आपने ये लास्ट वाली 1 लाइन लिखी है तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ तक लिखते हैं तब भी आपको 1 नंबर मिलना है। तो यदि वेक्टर फॉर्म पूछता है परीक्षा में तो आपको केवल ये लास्ट वाली लाइन लिखनी है। क्लियर है? तो ये अपना बायो सावर्ट नियम है, उसका अदिश और सदिश दोनों फॉर्म हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जो नया सदस्य आपके पास आया है उसकी पहचान आपको करवानी है, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक है। अब 4 पाई को तो आप जानते हैं, ये तो कांस्टेंट राशि है, लेकिन सर म्यू नॉट क्या है? जो म्यू नॉट होता है, अब नोट लगाने का मतलब तो आप समझ गए कि ये निर्वात को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ये निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। जैसे आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, याद करो आप लोगों ने कूलॉम के नियम में जो कांस्टेंट के अप्लाई किया था, दैट टाइम आपने लिखा था कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वो का वही फॉर्मेट है, इसकी वैल्यू है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो वहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था वो माध्यम की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया इसलिए अपन ने उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहा था। तो यहाँ पे म्यू नॉट को अपन निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे।
अब बात करते हैं कि वहाँ पे सर आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी हमें 8.854 इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है इसकी भी वैल्यू आप लोगों को आपको बतानी होगी। तो मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ नीचे। ये सेपरेट चीज़ें हैं, आपको अलग से याद रखनी है। डेरिवेशन के साथ में इनको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, केवल अपने को इसका सारांश है, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने को याद रखने हैं। तो यहाँ पर अपन म्यू नॉट की वैल्यू की बात करते हैं। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू आपके पास होती है तो उसको अपन लिखेंगे कि सर म्यू नॉट है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। अब बात करते हैं इसकी इकाई की। किसकी इकाई की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं म्यू नॉट की इकाई की। तो चलिए म्यू नॉट की इकाई निकाल ली। ये क्या है आपके पास? सर ये तो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? सर टेस्ला कहते हैं। ये हो गया आपके पास टेस्ला। इसके बाद में 4 पाई है, ये तो मात्रकहीन राशि है। ये r² है, ये गुणा में चला जाएगा तो आपके पास ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बटा में आ जाओ, नीचे आपके पास करंट आ रहा है तो करंट को आप लिखेंगे एम्पियर। उसके बाद में dl को भी आप बटा में भेजेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर। और साइन थीटा है वो खुद मात्रकहीन राशि है। तो 4 पाई मात्रकहीन राशि है, साइन थीटा मात्रकहीन राशि है, r² मल्टीप्लाई में चला गया, i और dl बटा में आ गया। तो किसकी वैल्यू बच गई? किसका मात्रक रह गया? म्यू नॉट का। तो यहाँ पे आप इस मीटर स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये इसका मात्रक हो जाता है, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में और मात्रक बना लीजिए। टेस्ला की जगह आप क्या लिख सकते हैं? टेस्ला की जगह सर टेस्ला की जगह हमने अभी देखा था वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो टेस्ला की जगह यदि अपन वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर लिखें और आपके पास ऑलरेडी क्या चल रहा है? टेस्ला के साथ में मीटर है और बटा में एम्पियर है, तो यहाँ से भी आपका ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास वेबर अपॉन मीटर एम्पियर कह दें या एम्पियर मीटर कह दें। क्लियर है मेरी बात? तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसे निर्वात की विद्युतशीलता चुंबकशीलता कहते हैं या चुंबकीय पारगम्यता भी इसे अपन कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बायो-सावर्ट नियम याद रखना है। अब अपन बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियों की। इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? तो स्पेशल केस, स्पेशल क्या होगा? यदि फर्स्ट पॉइंट जो प्रेक्षण बिंदु है तार पर स्थित हो, प्रेक्षण बिंदु है वो तार के ऊपर ही स्थित है, तो क्या होगा? तो आपने डायग्राम में अच्छे से पढ़ा, मैं आपको वापस एक बार डायग्राम के ऊपर ले जाता हूं। यदि ये प्रेक्षण बिंदु धीरे धीरे चलता 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 इस तार के ऊपर चला जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? सर 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले में साइन 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास पूरा पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इस स्थिति में आपके पास तार के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डी बी वेक्टर का जो संख्यात्मक मान आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, सेकंड पॉइंट ले लीजिए। यदि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो इस केस में साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास डी बी वेक्टर का साइन 90 का खुद का मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। और ये इसका मैक्सिमम मान है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, आई है, डी एल है अपॉन r² है और साइन थीटा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यदि आपने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर r कैप भी लिखना चाहिए।
तो इन स्थितियों के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बायो-सावर्ट का नियम है, उसके द्वारा किसी चालक तार के कारण उसके आसपास उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू है वो कितनी आती है। ठीक है, बायो-सावर्ट का जो नियम है इसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। किसी भी प्रकार का आपको इस नियम से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको ऊपर दे रखे हैं उन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी हर एक समस्या का, हर एक डाउट का समाधान करने का। इसके साथ में यदि आप लोग 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस नियम को पढ़ने के बाद आप अलग अलग रेफरेंस गाइड को रेफ़र कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स और पढ़िए, उनके जो संख्यात्मक सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए, और उनसे भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट आता है तो आप निश्चित रूप से हमें लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।